सुख सुविधा व आराम के क्षेत्र में रसायन का महत्व। तो देखते हैं सुख सुविधा एवं आराम के क्षेत्र में क्या है। सुख सुविधा एवं आराम के क्षेत्र में, आराम के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। मानव जीवन को सुख सुविधा तथा आरामदायक बनाने में रसायन शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो पहला है इसमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने में, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जिसका निर्माण कर सकते हैं हम, जैसे पेपर, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, साबुन, सुगंधित तेल, पाउडर, शैम्पू, इत्र, ये सब। दूसरा है इसमें वातानुकूलन में, वातानुकूलन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है एयर कंडीशनिंग में, इसके लिए द्रव अमोनिया, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड तथा फ्रियान गैसों का उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनिंग में द्रव अमोनिया, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द्रव अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्रियान है, फ्रियान जैसे गैसों का उपयोग किया जाता है। फ्रियान जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे गैसों का उपयोग किया जाता है। किस लिए? सुख सुविधा व आराम के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व देख रहे हैं। तो घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे द्रव, एयर कंडीशनिंग में वातानुकूलन का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग, ऐसे। नेक्स्ट है इसमें ईंधन के रूप में, किस रूप में? सुख सुविधा के रूप में ईंधन। रसायन हमें क्या प्रदान करता है? ईंधन प्रदान करता है। किस रूप में? पेट्रोल, डीजल, कोल गैस, ये सब रसायन की ही देन है। पेट्रोल, डीजल, कोल गैस, ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। वाटर गैस, मिट्टी तेल, द्रव ऑक्सीजन, घरों में प्रयुक्त एलपीजी गैस आदि रासायनिक पदार्थ ही है। एलपीजी इत्यादि ये सब रासायनिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा व मनोरंजन के क्षेत्र में। तो देख सकते हैं रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र, सुख सुविधा आराम के क्षेत्र में शिक्षा व मनोरंजन, इससे भी केमिस्ट्री का बहुत गहरा संबंध है। शिक्षा व मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या रसायन में शिक्षा के लिए कागज उद्योग, स्याही, पेन, पेंसिल, रबर, रंग आदि द्वारा शिक्षक को तथा फिल्म निर्माण में फोटोग्राफी, रिकॉर्ड आदि द्वारा मनोरंजन की सुलभ सुविधा उपलब्ध होती है। अब देखते हैं पांचवा इसमें आवागमन तथा संचार में, आवागमन तथा संचार में। तो आवागमन और संचार में देख सकते हैं क्या क्या होता है। आवागमन और संचार में विभिन्न आवागमन के साधन जैसे स्कूटर, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी आदि पेट्रोल, डीजल व कोयले से चलते हैं। ये सब रासायनिक पदार्थ हैं। इसी प्रकार संचार के साधन जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ विकास में भी रसायन का ही योगदान है। अब
सुख सुविधा का क्षेत्र जो चौथा पॉइंट था हमारा। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। पांचवा पॉइंट में है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का महत्व। तो देखते हैं रसायन नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्षेत्र क्या कहता है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग अनेक शांति कार्यों, विद्युत उत्पादन, मशीनों तथा कारखानों को चलाने आदि में किया जाता है। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम का निर्माण भी रसायन विज्ञान की देन है। नाभिकीय ऊर्जा में परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो खतरनाक है, इसमें खतरा है मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए। इस तरह देख सकते हैं परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। और नाभिकीय ऊर्जा से जो परमाणु ऊर्जा है जिसमें बिजली उत्पादन होता है, ताप विद्युत गृह बनता है, बिजली उत्पादन में इसका योगदान अधिक है, ताप विद्युत। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र। रसायन विज्ञान का देखते हैं कार्य क्षेत्र। तो रसायन विज्ञान के कार्य क्षेत्र में क्या कहता है। रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र अति विस्तृत है। इसको अनेक शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। और इसमें प्रथम जो शाखा है इसका अकार्बनिक रसायन है, जिसका हमें अध्ययन करना है। अकार्बनिक रसायन। रसायन जो होता है वो कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। तो पहला शाखा है अकार्बनिक रसायन। इसमें क्या होता है, यह शाखा कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों के यौगिकों के अध्ययन से संबंधित है। यह मुख्यतः भूपर पट्टी पर उपलब्ध खनिजों का अध्ययन करती है। तो अकार्बनिक रसायन में क्या होता है, भूपर पट्टी में उपस्थित खनिजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें खनिजों का अध्ययन किया जाता है इनऑर्गेनिक रसायन में। इसको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, अंग्रेजी में इनऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब इसमें कार्बन को छोड़कर, यहाँ लिख सकते हैं कार्बन को छोड़कर शेष समस्त तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है इसको। फिर नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन। दूसरा है इसमें कार्बनिक रसायन। रसायन के भाग देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र देख रहे हैं। तो अकार्बनिक रसायन हो गया। फिर कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम क्या करते हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कार्बन व उसके यौगिकों, अब इसमें क्या होता है, कार्बन और इसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन और उसके उत्पन्न कार्बन के यौगिकों का अध्ययन होता है। अब ये यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, ये यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न। और हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न की संख्या तो बहुत अधिक है। इसका हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न का अध्ययन इसमें किया जाता है कार्बनिक रसायन में। और तीसरा है भौतिक रसायन। रसायन का जो कार्य क्षेत्र है इसमें रसायन को 3 भाग में बांटा गया है। तीसरा है भौतिक, तीसरा देख सकते हैं यहाँ पे भौतिक रसायन। तीसरा क्या है यहाँ पे, भौतिक रसायन है। तो भौतिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक परिघटनाओं से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या
से संबंधित है। इसमें मूलतः रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में क्या होता है? नियम और सिद्धांतों का अध्ययन होता है। नियम और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है इसमें रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र में वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। वैश्लेषिक रसायन, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा नंबर जो है वो है वैश्लेषिक रसायन। तो वैश्लेषिक रसायन में हम क्या देखते हैं? यह शाखा विभिन्न पदार्थों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण की विधियों से संबंधित है। वैश्लेषिक रसायन में क्या होता है? विभिन्न पदार्थों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण की विधियों का अध्ययन होता है। इसमें विश्लेषण की विधियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक, इस तरह से देख सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र है। 4 तो हमने देख लिया, 5वां जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। 5वां देखेंगे अब। 5वां इसका कार्य क्षेत्र है जैव रसायन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर 5, जैव रसायन। इसको अंग्रेजी में बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यह शाखा मानव, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें जैव रसायन में मानव, जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन होता है। इसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन में अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है तो किस चीज का? जैविक क्रियाओं का। जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। 6वां है इसमें व्यवहारिक रसायन। व्यवहारिक रसायन 6वां है विज्ञान की शाखा व्यवहारिक रसायन। इसमें व्यवहारिक रसायन में निम्नलिखित उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो व्यवहारिक रसायन को उप शाखा में बांटा गया है। तो उप शाखा कौन कौन से है उसका? उप शाखा देखेंगे। उप शाखा में पहला नंबर में है कृषि रसायन। उप शाखा में पहला नंबर पे क्या है? कृषि रसायन। उप शाखा में क्या है? पहला कृषि रसायन। कृषि तथा कृषि से संबंधित पदार्थ जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि का अध्ययन कृषि रसायन के तहत होता है। दूसरा नंबर पे है इसमें औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इसमें क्या होता है? औद्योगिक रसायन में कांच, रंग रोगन, सीमेंट, अम्ल, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर, प्रसाधन सामग्री आदि का निर्माण होता है। इसी तरह तीसरा देखेंगे। तीसरा है मृदा रसायन। मृदा रसायन, मृदा रसायन में देखते हैं मिट्टी की प्रकृति, रासायनिक संगठन आदि का अध्ययन करना। इसमें मृदा रसायन में मिट्टी की प्रकृति और रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। चौथा देखेंगे औषधि रसायन। औषधि रसायन, इसमें क्या होगा? औषधि रसायन नाम से स्पष्ट विभिन्न प्रकार के औषधियों का रासायनिक संगठन का निर्माण का अध्ययन किया जाता है। 5वां नंबर में देखेंगे अंतरिक्ष रसायन। अंतरिक्ष रसायन नाम से स्पष्ट है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, ईंधन, यात्रियों के पोशाक, भोजन आदि का अध्ययन
अंतरिक्ष रसायन के अंतर्गत होता है। इसमें अब देखेंगे छठवां, इसमें क्या है, पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन, यह है पर्यावरण रसायन। फिर इसमें क्या होता है, वायुमंडल, जल, ध्वनि आदि जीवनदायी घटकों का प्रदूषण तथा उसके मुक्ति का अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें सातवां है, सातवां में अपराध रसायन आता है, सॉरी नाभिकीय रसायन है, उससे पहले नाभिकीय रसायन, मतलब एक बार इसको और बता चुके हैं। नाभिकीय रसायन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। अब आता है आठवां, आठवां में है अपराध रसायन। अपराध रसायन, ये सब विज्ञान की विस्तृत शाखा है, रसायन विज्ञान की विस्तृत शाखा, उसके कार्य क्षेत्र है। तो अपराध रसायन में क्या होता है, अपराधियों के रक्त, पसीना, वीर्य, बाल आदि का अध्ययन अपराध रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अब 9वां नंबर में आता है वैश्विक रसायन। वैश्विक रसायन, इसमें देख सकते हो वैश्विक रसायन में क्या आता है, विभिन्न प्रकार के विषों का अध्ययन होता है। वैश्विक अध्ययन में रसायन में विषों का अध्ययन, विष अर्थात जहर का अध्ययन होता है, जहर का अध्ययन। फिर आता है 10वां में आता है युद्ध रसायन। युद्ध रसायन, युद्ध रसायन में क्या होता है, युद्ध सामग्रियों का निर्माण होता है, विषाक्त रसायन निर्माण होता है, विषैली गैसों का प्रभाव नष्ट करने वाले रसायनों का अध्ययन होता है। नाम से स्पष्ट है। 11वां नंबर देखते हैं खाद्य रसायन। खाद्य रसायन, खाद्य रसायन में क्या कह सकते हैं, खाद्य पदार्थों की उपयोगिता, अशुद्धियों तथा उनके संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। 12वां नंबर में है हरित रसायन। हरित रसायन अर्थात ग्रीन केमिस्ट्री। हरित रसायन में क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित न करने वाले रासायनिक यौगिकों को बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। 13 नंबर में देखते हैं, 13 नंबर में है ऊर्जा रसायन। ऊर्जा रसायन, 13 नंबर पे है ऊर्जा रसायन। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा रसायन में ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोल आदि के अलावा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे हाइड्रोजन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया रसायन विज्ञान के कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक रसायन की उपशाखा, जिसके अंतर्गत कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, मृदा रसायन, औषधि रसायन, अंतरिक्ष रसायन, पर्यावरण रसायन, नाभिकीय रसायन, अपराध रसायन, वैश्विक रसायन, युद्ध रसायन, खाद्य रसायन, हरित रसायन, ऊर्जा रसायन, ये सब रसायन विज्ञान के भिन्न भिन्न शाखा है। अब देखेंगे हम रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न समस्याएं। ऐसे कौन कौन सी समस्या है जो रासायनिक पदार्थों की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो देखेंगे रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है रासायनिक पदार्थ से। रसायन विज्ञान की प्रकृति के साथ साथ कई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं जो निम्नानुसार है। तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। पहला क्या है, नाभिकीय ऊर्जा बहुत उपयोगी है, किंतु नाभिकीय अभिक्रियाओं से बने वर्ज्य पदार्थ जीव जगत के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है,
नाभिकीय ऊर्जा का अपशिष्ट पदार्थ जो होता है या वर्ज्य पदार्थ बोल रहे हैं यहाँ पे। कौन सा पदार्थ बोल रहे हैं? वर्ज्य, अर्थात जो वर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ होता है जो नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत, ये गंभीर समस्या के रूप में, गंभीर समस्या होता है, इसके वजह से गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, की वजह से गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा देखेंगे, विस्फोटकों जैसे TNT, ट्राई नाइट्रो टाइलुइन, RDX आदि का निर्माण रासायनिक हथियार जैसे परमाणु बम अत्यंत विनाशकारी है। तो ये सब क्या है? अत्यंत विनाशकारी है। परमाणु बम भी क्या है? रसायन पदार्थ एक अत्यंत विनाशकारी है, ये सब अत्यंत विनाशकारी है। फिर नेक्स्ट है इसमें विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ, ये सब रसायन का ही देन है। रसायन में अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ जो केमिकल से निर्मित होते हैं, ये भी क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशीले पदार्थ जैसे LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर, ये सब भी रासायनिक पदार्थ है जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से है, ये सब जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ है जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें चौथा है पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि अजैविकरण योग्य पदार्थ मानव पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो जितने भी प्लास्टिक से उत्पन्न पदार्थ हैं, प्लास्टिक है, पॉलीथीन, ये सब क्या है? पर्यावरण के लिए घातक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जो रसायन विज्ञान की देन है। पांचवा देखेंगे कीटनाशक के उपयोग। कीटनाशक भी एक रसायन है जिसका उपयोग बहुत ही हानिकारक है। पैदावार तो बढ़ती है किंतु पक्षी, मछली, कीट पतंग के लिए हानिकारक है कीटनाशक। छठवा है इसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। ग्रीन हाउस गैस में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका प्रबंधन चुनौती बन जाता है। प्रबंधन एक चुनौती होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ऐसा लिख सकते हैं, होता है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी अगला टॉपिक आता है द्रव्य की प्रकृति। अगला टॉपिक आता है द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति। यह है हमारा अगला टॉपिक। तो इसमें हम देखते हैं द्रव्य की कड़ी प्रकृति का ऐतिहासिक पक्ष। अब यहाँ पे द्रव्य की कण प्रकृति के बारे में बता रहा है, तो द्रव्य की कड़ी प्रकृति का ऐतिहासिक पक्ष है। तो द्रव्य में दो प्रकृति होता है, कण फर्स्ट और दूसरा तरंग। यह द्रव्य की दो प्रकृति, इसको द्वित प्रकृति भी कहते हैं। तो इसमें हम द्रव्य की कड़ी प्रकृति में देख रहे हैं कि सर्वप्रथम 200 ईसा पूर्व भारतीय न्याय व वैश्विक दर्शन के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कितना ईसा पूर्व? 200 ईसा पूर्व भारतीय न्याय व वैश्विक दर्शन के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कणाद ने सर्वप्रथम पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग पदार्थ के कण परमाणु नाम दिया था। तो इसको हम पढ़ चुके हैं। महर्षि कणाद ने
पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु नाम दिया था। परमाणु से रिलेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कणाद। महर्षि कणाद ने सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा था। उसके बाद जॉन डाल्टन ने द्रव्य की संरचना के लिए डाल्टन का परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे परमाणुवाद लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, जॉन डाल्टन लिख सकते हैं। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद ऐसा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, तो हम द्रव्य की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक या अधिक द्वारा, हमारी ज्ञानेंद्रियों में किसी एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। यह द्रव्य की परिभाषा। हमारे चारों ओर द्रव्य की उपस्थिति या का हमारे 5 में से एक या अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभूति की जा सकती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन से हैं 5 ज्ञानेंद्रियां? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन से हैं 5 ज्ञानेंद्रियां? पहला नंबर पे मैं लिख रहा हूँ अपने ज्ञानेंद्रियों का नाम। फर्स्ट है दृष्टि है। दूसरा नंबर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पर्श है। तीसरा नंबर पे यहाँ पे आएगा श्रवण है, जिसको हम सुनना बोलते हैं, श्रवण। चौथा नंबर पे हम बोल सकते हैं स्वाद है, जिसका हम खाने में स्वाद लेते हैं। 5वां ज्ञानेंद्रिय है हमारा गंध है, जिसका हम लिखते हैं दृष्टि, मतलब हम बोल सकते हैं इसको साइट, अंग्रेजी में इसको साइट बोलेंगे। स्पर्श को हम बोलेंगे टच बोलेंगे, और श्रवण को हम बोलेंगे हियरिंग। स्वाद को बोलेंगे हम टेस्टी भी बोल सकते हैं। गंध को हम बोलेंगे स्मेल। ऐसे तो ये हमारे होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से हम द्रव्य की प्रकृति को, हमने कण प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से हमने समझा। यहाँ पे 200 ईसा पूर्व कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होता है, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। वह द्रव्य होता है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान रखती है तथा जिसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों में से एक या अधिक द्वारा किया जा सकता है, द्रव्य कहलाती है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, मतलब ज्ञानेंद्रियां तो वैसे 10 है, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रिय यहाँ पे दिया गया है। पहला दृष्टि, दूसरा स्पर्श है, तीसरा श्रवण है, चौथा स्वाद है, 5वां गंध है। तो इस तरह से हमने देखा कि महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन हमें सिस्टमेटिक ढंग से इसी तरह से करना है।
नोट्स बनाते हुए चलना है। इसको आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, थैंक यू।